पेपर अर्थात प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान और योग एमए के 5वें पेपर का हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा पेपर है अध्यात्म और विज्ञान। अध्यात्म क्या है और विज्ञान क्या है? अध्यात्म में आत्मा का अध्ययन, अपने बारे में चिंतन और अपने आप को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने की एक प्रक्रिया का नाम है अध्यात्म। विज्ञान भी स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाता है, इसकी भी एक प्रक्रिया है। विज्ञान का काम भी मूल तक पहुंचना है और अध्यात्म का काम भी मूल तक पहुंचना है। आप लोगों ने इससे पहले शरीर को जाना, मनोविज्ञान को पढ़ा। अब हमें शरीर पर किस किस का प्रभाव होता है उसको हमें समझना है। शरीर को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा तत्व है माइंड। तो हमारा इस कार्यक्षेत्र का, इस पेपर का पहला यूनिट है माइंड एंड मेंटल ट्रेनिंग अर्थात मन और मानसिक प्रशिक्षण। सबसे पहले हम जानेंगे कि मन क्या है, किसे कहते हैं मन। मन का अर्थ है संकल्प, मन का अर्थ है विकल्प। संकल्प अर्थात किसी चीज में एकाग्र हो जाना, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाना। विकल्प, एक ही चिंतन में उठने वाले अलग अलग प्रकारों को हम विचार कहते हैं, हम विकल्प कहते हैं और इसी का अर्थ है मन। मन का अर्थ है स्मृति, चिंतन और कल्पना। स्मृति किसे कहते हैं, चिंतन किसे कहते हैं और कल्पना किसे कहते हैं? स्मृति जुड़ी हुई है हमारे भूतकाल से। भूतकाल में हमारे जितने भी प्रकार के काम होते हैं, जितने भी प्रकार के हमारे कार्य हैं, जितने भी प्रकार के हमसे जुड़े हुए प्रसंग हैं, वे हमारे मस्तिष्क में जाकर एक प्रकार से स्थायी हो जाते हैं और समय समय पर वे ऊपर आने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्मृति। चिंतन, किसी विषय को केंद्रित करके उस पर किया जाने वाला विचार चिंतन कहलाता है। चिंतन वर्तमान से संबंधित होता है। और कल्पना किसे कहते हैं? कल्पना मन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। कल्पना भविष्य का चिंतन है। भविष्य में बनाने वाले कार्यों के लिए, होने वाले कार्यों के लिए की जाने वाली योजना है और उस योजना के लिए कल्पना एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में सिद्ध होती है। स्टेट्स ऑफ माइंड, हमारे मन के 3 स्तर हैं, 3 उसकी अवस्थाएं हैं। विक्षेप अर्थात हमारी स्मृति, हमारे चिंतन और एक धारा प्रवाह विचारों में जो मन खो जाता है, इधर उधर भटकने लग जाता है, वह है विक्षेप। कई बार आप लोग देखते हैं कि एक स्मृति आई, किसी बात की याद आई, आप उस बात में खो जाते हैं और उस पर विचार आते जाते हैं और आपका मन कहीं से कहीं भटकने लग जाता है। एकाग्रता, कंसंट्रेशन, एक ही चित्त पर, एक ही वस्तु पर अपने आप को स्थिर कर देना, एक ही विचार पर अपने आप को स्थिर कर देना। ध्यानी, योगी, आप देखते हैं कि एक ही स्थिरता में, एक ही मुद्रा में स्थिर रहते हैं। उनकी यह स्थिरता किस पर है? हो सकता है किसी विचार पर हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट पर हो। जैसे आप देखते होंगे कि कोई एक व्यक्ति एक गार्डन में गया, उस गार्डन में उसने कोई ऐसी चीज देखी और उस चीज पर वो एक चित्त हो गया। अब उसका मन किसी और स्मृति में नहीं है, कोई और विचार नहीं कर रहा है, केवल उसी वस्तु को देखे जा रहा है। यह है एकाग्रता। कई लोग एक काम करने में मग्न हो जाते हैं। ये कहा जाता है कि अगर मन इधर उधर भटकने लगे, मन विक्षेप हो जाए, तो अपने आप को एकाग्र कर लो, अपने आप को एक काम में स्थिर कर लो। मन की तीसरी अवस्था है अमन। अब आप सोच रहे होंगे कि मन अमन कैसे बनता है? मन अमन बन सकता है कैसे? आप अपने मन को इस स्टेज पर ले जाओ कि मन अपनी इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्त ना हो, वह यहाँ वहाँ न भटके। और जब मन कहीं भटकता नहीं है तो वह स्थिति होती है अमन की स्थिति। ऐसी स्थिति में कोई स्मृति नहीं होती, कोई चिंतन नहीं होता किसी प्रकार का,
इमेजिनेशन नहीं होता, ना विक्षेप होता है, ना कोई एकाग्रता होती है, केवल अमन की स्थिति, शून्य की स्थिति, और हमें शून्य की स्थिति को प्राप्त करना है। एकाग्र मन के भी 3 अवस्थाएं हैं, अवधान, धारणा और ध्यान। अवधान क्या है? अचानक किसी को कह दिया जाए कि सावधान, कैसे होगा वो सावधान? कहाँ होना उसे सावधान? अर्थात उसे अपने कार्य के प्रति सावधान होना है, उसमें अवधान लगाना है और उसमें दत्त चित्त बन जाना है। धारणा, अवधान के बाद की ये स्थिति आती है धारणा की। धारणा यानी कॉन्सेंट्रेशन, एक स्थिरता के साथ उस विचार को अपने आप में स्थापित कर देना, और उसके बाद बनती है ध्यान की स्थिति। यह ध्यान की अवस्था आती है जिसे हम मेडिटेशन भी कहते हैं। इस ध्यान में व्यक्ति एक वस्तु पर, एक ऑब्जेक्ट पर एकदम से लय मग्न हो जाता है, एकदम स्थित हो जाता है। प्रश्न उठता है कि मन की ये अवस्थाएं हैं, मन इस प्रकार से काम करता है, लेकिन मन की भी अपनी समस्याएं होती हैं। क्या है मन की समस्या? अशांति। मन अशांत रहता है। क्यों रहता है अशांत? क्या कारण है अशांति का? अशांत उसका किसी विचार को लेकर रह सकता है, अशांत वह रह सकता है अपने आप के अंदर पैदा होने वाली स्मृतियों के कारण। स्मृति उसे परेशान करती है, उसके भूतकाल में हुए प्रसंगों को वो याद कर करके परेशान होता रहता है। दूसरी बात, अनलिमिटेड थॉट्स, यानी जब विचारों की श्रृंखला चलती है, व्यक्ति उसके साथ जुड़ता जाता है और उसके अंदर ये धैर्यता नहीं आती कि मुझे अपने इन विचारों को कैसे रोकना है। वह यह नहीं सोच सकता कि मेरे विचार कैसे रुक सकते हैं। वो विचारों के साथ, असीमित विचारों के साथ इतना खो जाता है कि मन हमेशा के लिए अस्थिर बनने लग जाता है। अधैर्यता, अर्थात किसी भी काम को करने में अगर धैर्य नहीं है तो यह भी एक मन की स्थिति है। आप लोग कई बार देखते होंगे कि एक व्यक्ति है जो अचानक हम देखते हैं वो खड़ा होता है और इधर से उधर चक्कर लगाने लगता है। क्यों लगा रहा है वो चक्कर? क्या बात है? समाधान हमें ये मिलता है कि उस व्यक्ति को कोई काम है, उस काम को वो पूरा करने के लिए वो प्रयत्नबद्ध है, कर नहीं पा रहा, इसलिए वह इधर से उधर चक्कर लगाए जा रहा है। इतने अधीर होते हैं कि काम अभी का अभी होना चाहिए, मुझे 1 मिनट भी लेट पसंद नहीं है। यह है अधीरता, और ये मन की सबसे बड़ी समस्या है और कई बार अनेक समस्याओं को ये जन्म भी दे देती है। असहिष्णुता, व्यक्ति परिवार में रहता है, समाज में रहता है, देश में रहता है, और जितनी भी पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याएं हैं, अंतरराष्ट्रीय समस्याएं हैं, उसके पीछे कारण क्या है? एक ही, असहिष्णुता। व्यक्ति को सहन नहीं कर पाता, व्यक्ति अपने बड़ों को सहन नहीं कर पाता, व्यक्ति अपने छोटों को सहन नहीं कर पाता, समाज के नियमों को सहन नहीं कर पाता। और आज की हम परिभाषा में कहें, आज के परिप्रेक्ष्य में हम अगर बात करें तो व्यक्ति राजनीति से भी बहुत ज्यादा परेशान है। जहां परेशानी है वहां असहिष्णुता है, जहां असहिष्णुता है वहां मन स्थिर कभी भी नहीं रह सकता। एक छोटा सा उदाहरण, एक बार एक बहू के घर में एक पड़ोसन आई, उसने कहा, भाई तुम्हारे यहाँ छाछ है क्या? बहू ने कहा, हाँ है, लेकिन मैं अभी नहीं दे सकती। क्यों? मेरी सास के आने के बाद दूंगी। अब वह पड़ोसन चली गई। आ रही थी, रास्ते में उसे उस बहू की सास मिली, पूछती है कि आज यहाँ कैसे? कि तुम्हारे घर गई थी छाछ लेने के लिए, तो ले आई? कि नहीं। बहू ने नहीं दी। सास उस लेडी को ले आती है अपने घर और वापस बैठा कर बात करती है। अब पड़ोसन कहती है कि मुझे छाछ दे दो। कहे कि छाछ मैं नहीं दे सकती, मेरी बहू ने तुम्हें मना किया। मेरी बहू मना करने वाली कौन होती है? मना करने वाली तो मैं हूं, इस घर की मालकिन मैं हूं। कैसे हो सकता है ये? देखिए, जहां व्यक्ति एक दूसरे की बात को सहन नहीं कर सकता
वहाँ सामंजस्य की कमी हो जाती है और यही असहिष्णुता अशांति का कारण बन जाती है। आग्रह, आग्रह अर्थात अपनी बात पर अड़े रहना। कोई व्यक्ति ये चिंतन करता है कि मैं जो बात करता हूं वही हमेशा सच होती है। क्या यह संभव है? अगर मैं यहां कहूं कि इस रूम में अभी प्रकाश है और कुछ विद्यार्थी कह दें कि नहीं समणी जी, यहां तो अंधेरा है, कहीं कोई एंगल ऐसा भी होगा कि जहां पर अंधेरा होगा। मैं कहूं कि नहीं केवल प्रकाश है और विद्यार्थी कहें कि नहीं केवल अंधेरा है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? हमें दोनों की बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। जहां आग्रह होगा वहां असहिष्णुता बढ़ेगी, अधीरता आ जाएगी और मन समस्याओं से घिर जाएगा। अगला बिंदु, पक्षपात। मन की समस्या का सबसे बड़ा बिंदु यह भी होता है कि उसके साथ पक्षपात होना। क्या मन के साथ पक्षपात होता है? नहीं, पक्षपात होता है व्यक्ति के साथ। एक पिता के 4 पुत्र हैं, चारों पुत्र पिता के लिए बराबर हैं, लेकिन जब बंटवारे का समय आता है, छोटे को ज्यादा दे दिया और किसी एक पुत्र को बहुत कम दिया, तो क्या होगा? मन अस्थिर हो जाएगा। वह व्यक्ति, वह बेटा जो पिता के लिए पूर्ण रूप से डिवोटेड था, वह क्या करेगा? पिता से दूर रहना शुरू कर जाएगा। पूछेंगे कि भाई क्या कारण है? वह कहेगा मैं पहले पिता के लिए पूर्ण विनम्र था, पिता ने जब बंटवारा किया तो उन्होंने मेरे साथ पक्षपात किया, यही कि उसने, मेरे पिता ने मुझे तो कम दिया और मेरे छोटे भाई को ज्यादा दे दिया। आखिर ऐसा क्यों? यह पक्षपात व्यक्ति को अस्थिर बना देता है। अब हम मन का विकास कैसे कर सकते हैं? मन के विकास करने के लिए 4 फैक्टर, 4 प्रकार बताए गए। पहला है औत्पत्ति की बुद्धि, वैनयी की बुद्धि दूसरा, तीसरा कार्मी की बुद्धि और चौथा परिणामी की बुद्धि। बुद्धि और मन का बहुत ज्यादा संबंध है। कैसे? बुद्धि अगर अच्छी है तो मन हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि कहते हैं कि जिसके पास बुद्धि है तो वह अपरिचित देश में जाकर भी रंक से राजा बन जाता है। औत्पत्ति की बुद्धि यह है नेचुरल, जैसे प्राकृतिक बुद्धि, प्रकृति के द्वारा मिली हुई बुद्धि। औत्पत्ति की बुद्धि व्यक्ति जिसके बारे में न सुनता है, न जानता है, न कुछ उसने देखा है, और ऐसी कोई समस्या आ गई तो एकदम से उसका समाधान दे देता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को कह दे कि तुम काले हो, तुम्हें देखने वाले का अगर कोई तुम्हारा मुख देख लेता है तो वो नरक में जाएगा, तो क्या होगा? आपको गुस्सा आ जाएगा। लेकिन आचार्य भिक्षु से जब किसी ने कहा कि अरे तुम वही काली हो का? कौन सी काली? वही भिकण जी काली, जिसके लिए कहा जाता है कि उस काली का मुंह देखने वाला तो नरक में जाता है। भिक्षु स्वामी को गुस्सा नहीं आया। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, अब ये बताओ कि अगर तुम्हारा मुख देख ले तो कहाँ जाएगा? कि स्वर्ग में। तब तो मेरा फायदा ही हुआ, मैंने तो तुम्हारा मुख देखा है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। अब उस व्यक्ति के मन में क्या रहा होगा? अब इस प्रकार का उत्तर कौन दे सकता है? जिसके पास औत्पत्ति की बुद्धि होती है, जो प्रज्ञा का धनी होता है, जिसे किसी बात को सोचना नहीं पड़ता और अचानक ही अपनी हर समस्या का वह विनोद में, विरोध को विनोद में बदल देता है। वैनयी की बुद्धि अर्थात हम अपने गुरु की सेवा करके जिस बुद्धि को प्राप्त करते हैं वह है वैनयी की बुद्धि। आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, आप लोग कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं और गुरु है वह सिखा रहा है। एक समय ऐसा था जब बच्चों को गुरुकुलवास में भेजा जाता था। उस गुरुकुलवास में चाहे राजा का बेटा हो, चाहे व्यापारी का बेटा हो, चाहे साधारण परिवार का कोई बच्चा हो, क्या करते थे?
गुरु के द्वारा इंगित कार्यों को पूरा करते थे। गुरु कहते थे उठो तो वो उठते, कहते बैठो तो बैठते, कहते काम करो तो काम करते। अर्थात गुरु की हर इंगित को वो साकार रूप देते थे। यह है विनय, और विनय से गुरु जो ज्ञान देते हैं वह कहलाती है विनय की बुद्धि, कार्मी की बुद्धि। अर्थात किसी काम को करते करते हमारे भीतर जो प्रवीणता आ जाती है, जो प्रखरता आ जाती है, वह है कार्मी की बुद्धि। एक मूर्तिकार, एक शिल्पकार जब किसी मूर्ति को बनाने के लिए जाता है, सबसे पहले वो उस प्रक्रिया को सीखता है। सीखते समय उसे शायद बहुत समय लग जाता है कि वह एक मूर्ति को बनाए, लेकिन आप देखिए धीरे धीरे वो इतना प्रवीण हो जाता है कि एक मूर्ति को बनाने में पहली बार शायद उसे महीना भर लगा होगा, आगे वह एक दिन में एक मूर्ति बनाने लग जाता है। बहनें शुरू में रसोई बनाना सीखती हैं, आजकल रसोई की क्लासेस भी लगाती हैं, सीख कर आती हैं। शुरू में सोचती हैं कि अब मुझे क्या डालना है, अब मुझे क्या डालना है, अब मुझे कितनी देर इंतजार करना है। और देखिए धीरे धीरे इतनी प्रवीण हो जाती हैं कि उन्हें सोचना नहीं पड़ता, वो उस कार्य में संलग्न हो जाने के बाद अपने आप प्रवीण बन जाती हैं और उस काम को बिना सोचे समझे ही पूरा कर देती हैं। कुम्हार घड़े बनाता है, देखिए वो इधर बात कर रहा है, इधर चाक घुमा रहा है और फिर भी उसका घड़ा बन रहा है, क्योंकि वो काम करते करते उस बात में वह प्रखर हो गया, वो प्रवीण बन गया। यह है कार्मी की बुद्धि, अर्थात प्रयास करते करते उसमें निपुण हो जाना। परिणामी की बुद्धि, परिणाम स्वरूप जो बुद्धि आती है उसे कहते हैं परिणामी की बुद्धि। आपने तवे को टच किया, तवा गरम था, टच करने से आपको क्या पता चला कि तवा गरम है। अब कोई छोटा बच्चा अगर उसे टच करेगा तो आप क्या कहोगे कि बेटा इसे टच मत करोगे, चटका लगेगा, गरम लगेगा। कैसे पता चला कि वह तवा गरम लगेगा? क्योंकि आपको उसका परिणाम मिल गया, उस परिणाम से आपको अंदर बुद्धि आ गई कि ऐसा करने से ऐसा होता है, इसलिए यह परिणामी की बुद्धि कहलाती है। एलिमेंट्स ऑफ एप्टीट्यूड, हमारे बुद्धि के भी हमारे मन के भी तत्व हैं। मन के तत्व हैं बुद्धि, उत्साह, उद्योग और भावना। बुद्धि के बारे में हमने चर्चा की कि किसी वस्तु के लिए उसमें निपुण हो जाना, उसमें अपने आप को संलग्न कर देना और अच्छा चिंतन करना, अच्छा इमेजिनेशन, जहाँ स्मृति, चिंतन और इमेजिनेशन तीनों ही अच्छे हैं, वह है बुद्धि। हमने किसी कार्य के लिए चिंतन किया, चिंतन के बाद उत्साह, अर्थात अपने आप को उसमें उत्साहित करना कि अब मुझे ये काम करना है। कैसे करेंगे वो काम? अपने भीतर वैसे आवेग और आवेश को पैदा करना पड़ेगा कि मुझे इस कार्य को पूरा करना है। उद्योग, अब उस काम को करने के लिए कार्यरत होना, उस काम में आगे बढ़ना और उसके लिए प्रखर प्रयास करना। भावना, जिस काम के लिए हम आगे बढ़े हैं उसको एक चित्त होकर अपने भीतर भावों के साथ, भावना के साथ उसे पूरा करना। हमारे मानसिक विकास में बहुत बड़ी भूमिका बनाते हैं निम्नलिखित बिंदु। मूढ़, आप जानते हैं कि ये मूढ़ आज की बहुत बड़ी समस्या माना जाता है। मूढ़ को समस्या कैसे माना गया? अगर किसी को कोई ये कह दे कि कुछ काम करो या ये चीज अभी कर लो, तो वह क्या कहेगा? अभी मेरा मूड नहीं है। यहाँ हम मूड को काम नहीं करने के सेंस में नहीं ले रहे, हम या मूड को बता रहे हैं कि मूड से व्यक्ति कैसे विकास करता है। अगर आपका मूड है तो आप उस काम को करते जाएंगे और उसमें आप निपुण बन जाएंगे। अभी मेरा मूड है कि मुझे कुछ अच्छा बताना है,
उस अच्छा बताने के लिए मुझे कुछ अच्छा पढ़ना पड़ेगा, मुझे कुछ अच्छा देखना पड़ेगा, मुझे कुछ अच्छा जानना पड़ेगा। तो अच्छा कहाँ से आएगा? मैं कुछ करूंगी, अपने मन को अपने मूड के अनुसार कहीं एक चित्त करूंगी। जब एक चित्त होगा तब क्या है, मेरा मूड बनेगा और मैं उसके लिए आगे विक्षिप्त होंगी। यहाँ विक्षिप्त उस सेंस में नहीं है कि ये व्यक्ति विक्षिप्त हो गया यानी पागल हो गया। यहाँ हम पागल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि उसमें दत्त चित्त हो जाना, यानी उस काम को पूरा करने के लिए या हमें किसी चीज को पूरा करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना। यातायात, यातायात का तात्पर्य है कि एक विचार से दूसरे विचार से व्यक्ति अपने आप को स्थिर कर ले, अपने आप को प्रतिबद्ध कर ले कि मुझे कैसे काम को आगे बढ़ाना है। यहाँ यातायात यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाना, लेकिन एक कार्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है। श्लिष्ट यानी संबंध हो जाना। आपने एक कागज देखा है, कागज को अगर आप फेविकॉल लगा देते हैं तो क्या होगा? वह फेविकॉल उस कागज पर चिपक जाएगी और उस कागज को आप कहीं भी चिपका सकते हैं। यानी यहाँ कागज, फेविकॉल और वह स्थान आपस में श्लिष्ट हो गए, लेकिन है तीनों अलग अलग। सुलीन, सुलीन यानी एक बद्ध हो जाना, ध्याता और ध्येय में एक संबंध स्थापित हो जाना, फिर उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं रहना। पानी में दूध को मिलाया, क्या होगा? पानी और दूध एक हो गए, कौन उसे अलग कर सकेगा? आप और मैं नहीं कर सकेंगे। हाँ, हंस पक्षी अगर आ जाए तो हंस पक्षी दूध और पानी को अलग कर लेता है, वो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। लेकिन हम अगर किसी कार्य में यानी ध्याता और ध्येय, हमें जो कार्य करना है उसमें एक बद्ध हो जाएंगे, फिर हमें उस कार्य से कोई हटा नहीं सकता। आइंस्टीन वह क्या है, अपने कार्य में सुलीन हो जाते थे, इतने सुलीन हो जाते कि घंटों बीत जाते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैंने खाना भी खाया या नहीं खाया। उस कार्य में इतने मग्न हो जाते जैसे दूध और पानी एक दूसरे में मग्न हो गए। निरुद्ध, अब उस अवस्था को कोई भी अलग नहीं कर सकता। अमनस का योग, ऐसी स्थिति भी जहां पर हम मन को यहाँ वहां भटकने नहीं देते, मन को अपने अनुसार काम नहीं करने देते, उसे कहते हैं अमनस का योग। और उसके बाद हमें मिलती है आनंद की स्थिति, और यह आनंद की स्थिति भी हमारे मानसिक विकास का बहुत बड़ा साधन है। हमने मन की चर्चा की, मन के बारे में हम सोचते रहे कि मन क्या है, लेकिन एक प्रश्न यह भी है जो शाश्वत है कि मन रहता कहाँ है। आपसे अगर पूछा जाए कि मन कहाँ रहता है, आप सोचने लग जाओगे, शायद सोच भी रहे होंगे। बहुत सारी मान्यताएं हैं, हम 4 बिंदुओं पर यहां चर्चा कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि मन पूरे शरीर में रहता है। ऐसा कौन सा शरीर का स्थान है कि जहां मन नहीं है? कुछ के अनुसार पूरा मन ही, पूरा शरीर ही हमारे पूरे मन का स्थान है। कोई कहेगा मन का स्थान हमारे हृदय में है। कुछ ये भी कहते हैं कि मन हमारे हृदय रूपी कमल में रहता है। योगाचार की यह डेफिनेशन है कि मन का स्थान हृदय कमल है। और कुछ कहते हैं, कुछ क्या, आज का शरीर क्रिया मनोविज्ञान कहता है, शरीर क्रिया विज्ञान कहता है कि मन का स्थान मस्तिष्क है, क्योंकि मन को पोषण मिलता है मस्तिष्क से। हम क्या कहें, मन पौद्गलिक है। मन एक जगह पर स्थिर नहीं है। अगर मन शरीर में ही है तो वह केवल मन का चिंतन करेगा, वह मन कहीं बाहर नहीं जाकर आएगा। मन केवल ब्रेन में ही है
तो मन केवल ब्रेन के आधार पर ही चलेगा, हार्ट की बात नहीं सुनेगा। मन पौद्गलिक है, जहां जहां हम हैं वहां वहां हमारा मन है। हमारे अस्तित्व के कुछ बिंदु हैं, 7 बिंदु। ये पहला है हमारा शरीर, और उसके बाद हमारी इंद्रियां, हमारा श्वास, हमारा प्राण, हमारा मन, हमारे भाव और हमारी स्पीच, हमारी भाषा। ये हमारे अस्तित्व के 7 बिंदु हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। मन की चर्चा की, अब हमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करनी है। मन, मानसिक स्वास्थ्य क्या है? हमारा मन हमारे शरीर को प्रभावित करता है और हमारा शरीर हमारे मन को प्रभावित करता है। मन श्वास को प्रभावित करता है, श्वास मन को प्रभावित करता है। हमारा भाव श्वास को प्रभावित करता है और श्वास मन को प्रभावित करता है। कैसे? आपका मन अगर आज खराब है तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में वेदना होगी। ऐसे स्थान पर वेदना होगी जो शरीर का आपका हिस्सा कमजोर है। आपका मन अच्छा नहीं है तो सिर दुखने लग जाएगा, और कभी सिर दुख रहा है तो उसके कारण आपका मन स्थिर नहीं होगा। आप कहोगे कि मैं काम नहीं कर सकता, आज मेरा मन स्थिर नहीं है। अगर मन चंचल है तो श्वास की संख्या भी बढ़ जाएगी, और अगर किसी व्यक्ति के अंदर श्वास की संख्या ज्यादा होती है तो उसका मन भी चंचल रहता है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और हमारा भाव भी हमारे मन को प्रभावित करता है और हमारे श्वास को प्रभावित करता है। हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारा शरीर अगर तीनों स्वस्थ हैं तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। हमें स्वास्थ्य को प्राप्त करना है तो हमें अपने आप को जानना होगा, हमें परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ेगा, सत्य के सामने हमें समर्पित होना पड़ेगा, अभय का विकास करना पड़ेगा और वर्तमान में जीना होगा। हमारे मानसिक स्वास्थ्य के कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा मन कैसा है। हमारा ड्रेस कोड यानी हमारा पहनावा बताता है कि मेरा मन कैसा है। हमारे व्यवहार से, हमारे विचारों से, हमारे स्वभाव से पता चलता है कि हमारा मन कैसा है। और एक हमारा डिसीजन मेकिंग पावर, यानी हम किस समय हम कैसा निर्णय लेते हैं, इस पर भी हमारे मन की स्थिति का प्रदर्शन होता है, और यह भी एक पैरामीटर बनता है हमारे मानसिक स्वास्थ्य का। हम प्रेक्षा ध्यान के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो प्रेक्षा ध्यान केवल ध्यान की प्रक्रिया ही नहीं है, वह लाइफस्टाइल भी है। तो बताती है कि हमें भोजन और उपवास के बीच में संतुलन रखना है। हमें संतुलन रखना है क्रिया और अक्रिया शरीर की। हमें कंट्रोल करना है हमारी इंद्रियों को और उसकी इच्छाओं को। हमें कंट्रोल करना है हमारे श्वास को और हमें बैलेंस में रखना है हमारे श्वास को। हमें हमारी भाषा और हमारे मन के बीच में संतुलन स्थापित करना है और हमें हमारे विचारों को भी संतुलित करना है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि मन और मन की प्रशिक्षण, मानसिक प्रशिक्षण कैसे हो। हम मन को जाने, मन की अवस्था को जाने और प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा हम मन को संतुलित करें। ओम।